नमस्कार, आप सभी का स्टडी पीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू मैराथन का 3rd नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हमने दे दिए हैं। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। उसमें हमने 1 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। और अभी यहाँ पे जो है 101 से 150 नंबर तक के क्वेश्चन हम करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम मॉडर्न हिस्ट्री को निपटाएंगे। देखिए, जब आप प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वहाँ भी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं, अंदर तक उसके घुसना होता है, वही समझना होता है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, तब जाके जो है आपका दिमाग खुलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो सिस्टम है कि 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं मास्टर साहब, 1 घंटे आपका खा जाते हैं। तो टाइम अपना वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है कि अगर आप वेस्ट करेंगे तो टाइम तो लौट के नहीं आना है। टाइम के साथ आप एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। फालतू की चीज़ें दिमाग में रखने से अच्छा है वो चीज़ आप दिमाग में रखिए जो आपके एग्जाम में आएंगी। इसकी पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, आपका जो 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबद्ध नहीं था। मतलब मद्रास महाजन सभा जो है उससे संबंधित कौन सा व्यक्ति इसमें नहीं था। अब मद्रास महाजन सभा है तो भाई मद्रास में ही स्थापना होगी, सिंपल सी बात है। और महाजन लगा है तो इसमें महाजन लोग होंगे। तो इसमें जो मद्रास महाजन सभा में लोग थे वो थे एम बी राघवाचारी थे, बी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चार्ल थे। और इसकी स्थापना होती है 1884 में। कभी जो है क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाए, मिलान करने में आ जाए, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में हुई। और इनमें 3 लोग शामिल थे, एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्ल। वहीं जो आपके के टी तेलंग हैं, के टी तेलंग का संबंध है बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका संबंध है, ना कि आपके मद्रास महाजन सभा से। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है। अब आर्थिक अफवाह का मतलब क्या होता है? तो आर्थिक अफवाह का मतलब होता है भारत से धन का निष्कासन किस तरीके से हो रहा है। तो ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, जो ब्रिटिश लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में हमारे किसानों का बढ़िया तरीके से दोहन करती थी। मतलब नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी और उस नील को बेचा कहाँ जाता था? जो है यूरोप में जा कर के। ठीक, मुनाफा कौन कमाता था? इंग्लैंड कमाता था। यहाँ के जो संसाधन थे आपके, सोना चांदी जो आपका था, निकाल निकाल के कौन ले जाता था? ये सब ले जाते थे। जो कपास का उत्पादन होता था, तो हर चीज़ लगभग भाई किसानों का शोषण करके जमींदारों के जरिए से सारी उपज करवा करके कहाँ जाता था, कहाँ बिकता था? तो यूरोप में बिकता था, चाइना में बिकता था। मतलब एशियाई देशों में भी व्यापार करते थे अंग्रेज। और उस धन को कौन रखता था? जाहिर सी बात है, जो व्यापार करते थे, व्यापार कौन करते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तो यही चीज़ जो है दादा भाई नौरोजी देखते हैं और ये जो है भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत देते हैं। और इन्होंने अपना एक लेख लिखा था, उस लेख का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है? इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड, ये जो है लेख था। और इसी में इन्होंने ये सिद्धांत बताया था कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत को लूट रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ये आपका दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी होते हैं वो आपके 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे, ठीक है? और 1892 में ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाते हैं। और ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई थे, ठीक है? और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक? जो भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष कह लो, महापुरुष कह लो, तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। टोटल 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। डब्ल्यू सी बनर्जी के बारे में पता ही आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता यही करते हैं, ठीक? और गांधी जी 1901 में जो है सबसे पहले भारत आते हैं। अब देखिए, आप ये क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया? रेलवे ने, डाक व्यवस्था ने, आधुनिक व्यापार उद्योग ने, नई शिक्षा प्रणाली ने। देखिए, जब आपका रेलवे आया, मतलब रेल चलने लगी, तो जाहिर सी बात है रेल के जरिए से व्यापार होता था, ठीक है? बहुत सारी नौकरियां निकलती थी रेलवे के जरिए से। तो उसमें विभिन्न जाति के लोग आते थे, अपना काम करते थे
और व्यापार के लिए भी जो है आवागमन होता था, तो उसमें भी हर एक कास्ट का इंसान जो है अपने व्यापार के लिए सामान लाने ले जाने का काम करता था। तो रेलवे के जरिए से कहीं ना कहीं जात प्रथा कमज़ोर हुई। डाक व्यवस्था में यही सारी चीज़ें थी, डाक व्यवस्था से भी जो है जात प्रथा कमज़ोर हुई। इसके साथ ही आधुनिक व्यापार उद्योग से भी जो है जात प्रथा कमज़ोर हुई, और नई शिक्षा प्रणाली से तो हुई। तो मतलब ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से जात प्रथा कमज़ोर हुई। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पेच क्या था? मतलब क्या था ये जो सर चार्ल्स वुड का डिस्पेच था, ये था क्या? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ये आपका प्रशासनिक सुधार था, सामाजिक सुधार था, आर्थिक सुधार था, या शैक्षिक सुधार था? तो जो आपका 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पेच आया, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पेच को। तो क्या है ये भाई? शिक्षा से संबंधित है, तो ये शैक्षिक सुधारों का एक जो है डिस्पेच था। इसमें यही सारी चीज़ें थी कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है, जैसे जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, स्थानीय भाषा में, मतलब कोई उड़ीसा का कोई बंदा है, ठीक है, कोई मतलब छोटा बच्चा है, तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए उड़िया भाषा में होनी चाहिए। बंगाल से रिलेटेड कोई है, छोटा बच्चा है, तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए बंगाली भाषा में होनी चाहिए, मतलब जो वहाँ के रहन सहन में जो भाषा है। और इसमें एक चीज़ और बताया गया भाई, जो माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा तो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा जो है वो आपके अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एंग्लो वर्नाकुलर। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर कहा जाएगा। और जो उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि भाई जो आपका चार्ल्स वुड का डिस्पेच था, कभी कथन कारण में क्वेश्चन ऐसा बन जाए, तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके लिए उसने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ स्थानीय भाषा होनी चाहिए। जो आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा है उसमें वर्नाकुलर, एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए, मतलब आपका अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों का मिश्रण होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ अंग्रेजी। तो ये फिलहाल शैक्षिक सुधार से संबंधित था, डी राइट आंसर होगा। जो आपका चार्ल्स वुड का डिस्पेच है, इसे आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। अब देखिए 105 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? अब लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब आई? तो ये आई है 2 फरवरी 1835 को। 2 फरवरी इसमें आप जोड़ लेना, कभी डेट से भी पूछ लें भाई लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च ऐसे दे दे, तो 2 फरवरी 1835 को लागू हुई। लॉर्ड मैकाले की सोच ये थी, ठीक है, कि भाई जो मतलब हम ऐसा एक वर्ग बना देंगे जो रंग से, ठीक है, रंग से, रक्त से तो भारतीय होगा, लेकिन जो प्रवृत्ति होगी, जो विचार होंगे, जो नैतिकता होगी, जो बुद्धि का स्तर होगा, वो क्या होगा? अंग्रेज होगा, मतलब अंग्रेज हो। रंग और रक्त भारतीय हो, और जो भी सोचने का तरीका है सब हो वो आपका अंग्रेजों की तरह हो। तो यहाँ सी होगा आपका। 1809 में क्या होता है? 1809 में अमृतसर की संधि होती है। ठीक, अमृतसर की संधि, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 1809 में होती है। 106 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर हुआ था? देखिए, उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर हुआ, ये आप जाने उससे पहले आपको जानना चाहिए सेडलर आयोग। सेडलर आयोग क्यों आया? तो सेडलर आयोग 1917 में आया। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए मिलान वाले, तो सेडलर आयोग कब आया? 1917 में आया, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आया इसलिए था कि भाई कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर जो समस्याएं थी, ठीक है, उनको हल करने के लिए इसे लाया गया था कि किस तरीके से पढ़ाई होगी, किस तरीके से स्नातक होगा, क्या जो है सिस्टम रखा जाएगा परीक्षा का, तो उसके लिए ये लाया गया। और सेडलर आयोग जो आया था इसमें 2 भारतीय थे, एक थे आपके डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अब इन दोनों लोगों ने, जो आपके डॉक्टर थे भाई आशुतोष मुखर्जी थे और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे, इन लोगों ने देखा, सुना, समझा कि किस तरीके से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का जो है निस्तारण किया जा सकता है। उसी के तहत इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की बात भी की और उसके ऊपर भी जो दिक्कतें आ रही थी उस पर भी अपने सुझाव दिए। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर हुआ था? तो ये जो है सेडलर आयोग के सुझाव पर हुआ था।
सार्जेंट आयोग की स्थापना जो है कब हुई, तो ये आपके 1944 में हुई। सेडलर आयोग आपका 1917 और सार्जेंट आयोग आपका 1944। सार्जेंट योजना जो थी वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। सार्जेंट आयोग के जरिए से जो आपके प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनको स्थापित करना और उसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान सार्जेंट आयोग के जरिए से किया जाना था, मतलब किए जाने की व्यवस्था करना था। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। और डिस्पैच आपको बता ही दिया, 1854 में आया। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपुल स्थापना लाहौर में वर्ष 1920-21 में की गई। तो सर्वेंट ऑफ पीपुल जो आपका होता है ना, तो ये किसके द्वारा की जाती है, लाला लाजपत राय के द्वारा। और कहाँ पे की गई थी, लाहौर में। चीज़ आप ध्यान रखना। यह संस्था जो है राष्ट्रवादी मिशनरियों को मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना था। राष्ट्रवादी जो आपके मिशनरी थे उनको मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करने का काम ये करते थे। 108 नंबर आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। तो पहला तो है कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना गया है, ठीक, माना जाता है। दूसरा कथन है सर्वप्रथम प्रार्थना समाज का गठन इन्होंने किया। तीसरा कथन है कि इन्होंने भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप पता कर लीजिए, मतलब जान लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा है कि 1809 में इन्होंने तोहफात उल मुहाउद्दीन नाम की एक फारसी किताब लिखी और उसमें जो है एकेश्वरवाद का जिक्र किया। तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। और चौथा है कि 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, पहली बात। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें माना जाता है, एकदम सही बात है, क्योंकि सबसे पहले पत्रकारिता का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो है इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। सर्वप्रथम प्रार्थना समाज का गठन इन्होंने किया, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज का गठन आपका 1867 में होता है और केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग ये लोग करते हैं। उस समय तो ये थे भी नहीं, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लंदन में ही मृत्यु हुई थी। तो 1867 में होता है प्रार्थना समाज का गठन। ये आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इन्होंने भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज सरकार के सामने रखा था, ये आपका सत्य है, क्योंकि जो है अकबर द्वितीय की पेंशन वगैरह रुकी हुई थी, तो उसी को जारी करने के लिए ये जो है लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, क्योंकि अकबर द्वितीय कहते हैं भाई जाओ देखो मामला गड़बड़ है, पैसे रुपए आ नहीं रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग हम कर नहीं पा रहे हैं, तो जो है लिवाइस की जीन्स लेनी, ये लेना वो लेना, तो बहुत टेंशन में थे अकबर द्वितीय, इसीलिए इनको भेजते हैं। और जब भेजते हैं तो वहाँ जाते हैं वो, और जो है इनकी पेंशन जो है चालू करवा देते हैं। तो फिर अकबर द्वितीय ही होते हैं जो राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं, क्योंकि पेंशन चालू करा दी। तो भाई जिसने पेंशन चालू कराई हो वो छोटा मोटा आदमी थोड़े है, राजा है। तो अकबर द्वितीय के लिए कौन राजा है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने और बहुत सारे काम किए, जैसे आपका सती प्रथा उन्मूलन का काम हो गया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह में भी इन्होंने सपोर्ट किया। विद्यासागर जो थे आपके, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ जो है राइट आंसर क्या होगा भाई, ए सही, ये सही, ये गलत है, तो एक और 3 होगा, बी राइट आंसर है बस। अब देखिए 109 नंबर क्वेश्चन भी आपका यही है, क्या है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सर्वेंट ऑफ पीपुल स्थापना लाहौर में वर्ष 1920-21 में की गई थी। तो लाला लाजपत राय भी मैंने किया था। तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ पीपुल की स्थापना कब हुई, 1920-21 में हुई। कहाँ हुई, लाहौर में हुई। किसने की, लाला लाजपत राय ने की। और यही 3 चीज़ें होती हैं हर एक क्वेश्चन में, कब हुई, कहाँ हुई, किसने की। तो लाला लाजपत राय, लाहौर 1920-21। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। जैसे आपके जो है बंगाल में जो हिंदू पुनर्जागरण के पिता हैं वो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। उसी तरीके से बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ को। सी राइट आंसर होगा। ये जो है मुसलमानों के राजा राम मोहन राय थे, इतना मान के चलो। कल को क्वेश्चन ऐसे भी बना दे ट्रिकी कि भाई मुसलमानों का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता है, तो अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो 19वीं सदी थी ना उसमें मुस्लिम जो है आधुनिकीकरण के ऊपर बहुत काम किया कि भाई मुस्लिम आधुनिक बने।
उनके जो है विचार इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि जो है बस जो है बहुत रिजिड हों, बहुत ही कठोर हों। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को समझाया, ठीक है। राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, भाई राजनीति में भाग लो। किसे महकपरी उपनाम से जाना जाता है? देखिए जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो है एक बेगम हजरत महल थी 1857 की क्रांति में। इन्होंने लखनऊ से जो है विद्रोह का जो है आगाज किया था, विद्रोह को बढ़ाया था लखनऊ से। तो लखनऊ से कौन पार्टिसिपेट करता है? बेगम हजरत महल, इन्हीं को कहा जाता है महकपरी। और लखनऊ में एक जगह है चिन्हट, तो वहीं पर जो है हेवलाक को मार दिया जाता है। हेवलाक अंग्रेज होता है, वहाँ पे मारा जाता है। तात्या टोपे भी इसमें नेतृत्व कर रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता है आपको, झांसी से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। एनी बेसेंट के बारे में आपको पता है, 1917 में जो है जो आपका अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। 112 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने और कब लागू किया था? देखिए जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लेकर आते हैं। और डेट भी पूछ ले तो 22 मार्च आप ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 1793 में। तो ये व्यवस्था जो थी इसमें होता क्या था कि जो जमींदार थे उनको जमीन का वास्तविक स्वामी बना दिया गया, वास्तविक स्वामी। अब भाई किसी को आपने जमीन का वास्तविक स्वामी बना दिया तो जाहिर सी बात है वो शोषण करेगा अपने लेवल पे। और जमींदार को वास्तविक स्वामी बनाने का मतलब ये था कि ठीक है हम आपको स्वामी बना रहे हैं, अब जो है आप वसूलो इनसे और हमें इतना चाहिए, ठीक है, हमें इतना टैक्स चाहिए। तो ये वाला काम होता था। अब जो है जो जमींदार होते थे वो ज़्यादा वसूलते थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और इसके बाद अंग्रेज को भी देना है। तो इसमें किसानों का काफ़ी बढ़िया शोषण होता था जमींदारों के द्वारा। और ये व्यवस्था बंगाल में लागू थी और उसके बाद में आपके पूरे उत्तर भारत में भी लागू थी। तो उत्तर भारत में जो सबसे ज़्यादा व्यवस्था चली है वो स्थायी बंदोबस्त चली है। और जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में चली है 51% आपकी कौन सी चली है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये जो है 1820 में आती है, ठीक, 1820। सबसे पहले 1792 में लेकर आते हैं कैप्टन रीड, तमिलनाडु के 12 महल में लगाते हैं। लेकिन जो पूरे तौर पे लागू होती है 1820 में, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, असम, कुर्ग, पूर्वी बंगाल। और इसमें थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड 2 लोग होते हैं। तो यहाँ स्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है, तो स्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ये राइट आंसर होगा। और इसी के तहत ये 1793 में ही सूर्यास्त कानून भी लेकर आते हैं, ठीक है। सूर्यास्त कानून जमींदारों के ऊपर होता है कि भैया तुम अगर सूर्यास्त से पहले अपना लगान नहीं देते हो तो तुम्हारी जो है जमींदारी भी हम खत्म कर देंगे। 113 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओं में किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई? देखिए आर्य समाज की स्थापना आपको पता है 1875 में होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में होती है। प्रार्थना समाज आपका 1867 में होता है, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन आपके विवेकानंद। और जो आपका प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। तो यहाँ जो है क्या है, देखिए जो सबसे बाद में किसका होता है भाई, यहाँ देखिए ये आपका रामकृष्ण मिशन है, तो यहाँ पे सी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इस टाइम पीरियड में हुई हैं। अब देखिए 114 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। दूसरा कथन है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नीचे दी गई कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात करें हम ना, तो सबसे पहले जानो कि भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है आगाज कहाँ से होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। तो सबसे पहले जो एनी बेसेंट होती ना, एनी बेसेंट, ये जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल, यहाँ पे ये गलत हो गया है, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एनी बेसेंट जो होती हैं, एनी बेसेंट ये सबसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं बनारस में, ठीक है। कब करती हैं तो ये डेट आप याद रखना 1898, क्योंकि पूछा जाता है। ये पूछ सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। कब की? 1898 में की। और जब ये करती हैं स्थापना
तो उसके कुछ समय के बाद जो है 4 फरवरी 1916 को वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आपका बन जाता है बनारस हिंदू कॉलेज। तो 4 फरवरी 1916 बसंत पंचमी का दिन होता है और उसी दिन जो है बीएचयू इसका नाम पड़ता है। मतलब नाम बदल गया और क्या, सेंट्रल हिंदू कॉलेज था फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। और सबसे पहले जो है यहीं पर जो गांधी जी होते हैं अपना पहला जन भाषण कहाँ देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देते हैं 4 फरवरी 1916 को। और बंगाल का अंतिम, ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल बना होगा ना, गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक बना, जाहिर सी बात है। देखिए 1828 में जो है विलियम बेंटिक को बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि उस समय यही पद था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल ही था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो 1828 में आपके बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बंगाल के और 1835 तक रहते हैं। लेकिन इसी के बीच में 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है। तो चार्टर एक्ट जो आता है 1833 वाला, उसमें ये प्रावधान होता है कि भाई जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे अब कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो ये बंगाल के अंतिम थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों कथन सत्य हैं, यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक लेकर आए, शारदा एक्ट लॉर्ड रीडिंग के समय आया, दास प्रथा निषेध लॉर्ड एलनबरो के समय आया, नेटिव मैरिज एक्ट जो आया वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया। तो इसमें आपको बताना है। देखिए सती प्रथा निषेध कानून 1829 में आता है, उस समय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्यों भाई, 1828 से 1835 कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही तो है, सिंपल सी बात है। अगर डेट भी कभी पूछ ले तो 4 दिसंबर याद रखना, 4 दिसंबर 1829। वही जो शारदा एक्ट है, शारदा एक्ट लाया जाता है 1928 में, ठीक है, 1928 में लाया जाता है। और ये इसलिए लाया जाता है कि बाल विवाह पर जो है पूर्णतया रोक लगाने के लिए, क्योंकि जो इसमें शारदा एक्ट आया था इसमें जो आपके पुरुषों की या लड़कों की जो न्यूनतम आयु शादी की गई 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, भाई इससे कम पे आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो शारदा एक्ट इसीलिए आया था। और जब ये शारदा एक्ट आता है 1928 में आता है, उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। क्यों, लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड था वो था 1926 से 1931, ठीक है, 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड होता है और इन्हीं के समय शारदा एक्ट आता है। तो यहाँ लॉर्ड रीडिंग है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला तो सत्य है, दूसरा गलत है। दास प्रथा का निषेध लॉर्ड एलनबरो, तो एकदम सही बात है, 1842 से 44 तक इनका टाइम पीरियड होता है लॉर्ड एलनबरो का। और इसी बीच में 1843 में जो है दास प्रथा निषेध आ जाता है और ये अधिनियम 5 के तहत जो है दास प्रथा का उन्मूलन होता है। तो आपका ये भी सत्य है। तो जो आपका नेटिव मैरिज एक्ट होता है 1872 में आता है। तो 1872 में अगर आप देखेंगे तो भाई 1869 से 72 तक लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था और 72 से 76, ठीक है, 1872 से 76 तक आपके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का टाइम पीरियड था। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो होता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय आता है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय नहीं आता है, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805। अगर आपको यही चीज़ याद होती कि भाई चलो ठीक है नेटिव मैरिज एक्ट आपका 1872 में आया और लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड आपको याद है, तब भी आपका ये गलत हो जाता है। भले आपको नहीं पता है नेटिव मैरिज एक्ट किस किस समय में आया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग खोल के लगाएंगे कि भाई चलो ठीक है लॉर्ड वेलेस्ली तो बहुत पहले है, नेटिव मैरिज एक्ट बहुत बाद में आया है, तो भी आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपने चारों कथन समझे अच्छे से, ये सत्य है। शारदा एक्ट आपका लॉर्ड रीडिंग के समय नहीं आता है क्योंकि 1928 में आता है, उस समय लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड था 1926 से 31। दास प्रथा वाला सत्य है, नेटिव मैरिज एक्ट वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय आया था। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, तो सी राइट आंसर है बस। अब देखिए यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये कब लागू होता है ये आपको बताना है। 1814 में हुआ, 16 में हुआ, 1818 में हुआ, 1822 में हुआ।
देखिए टेनेंसी एक्ट होता क्या है, इसे आप टेनेंसी एक्ट कह लो या बंगाल टेनेंसी एक्ट कह लो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा बंगाल टेनेंसी एक्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि टेनेंसी एक्ट बहुत सारे आए हैं। आपका जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया है, 1908 में आया है। तो ये बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात हो रही है। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट में होता क्या है कि जो जमींदारों के द्वारा अनुचित राजस्व वसूली हो रही थी बंगाल में, उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया, ठीक है, कि भाई जमींदार हो तो उल्टे सीधे तरीके से जो है कर ना वसूलो। टेनेंसी का मतलब ही होता है किराएदारी अधिनियम कह लो, ठीक है, मतलब किराए पे जो ज़मीन दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा कर तुम वसूल रहे हो, तो ये वाला सिस्टम होता है। इसके तहत किसान जो होते हैं उनको बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए कहीं न कहीं पहला प्रयास था। क्योंकि जो 1793 में लेकर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, वो लेकर आते हैं आपका स्थायी बंदोबस्त, तो उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा शोषण होता है किसानों का। तो अनुचित राजस्व वसूली को नियंत्रित करने के लिए 1822 में लाया जाता है। और इसके तहत ये भी कहा जाता है जो भी किराएदार होंगे, मतलब जो किसान ज़मींदार से किराए पर भूमि लेते हैं कि ठीक है आप हमें भूमि दीजिए, हम उसमें फसल उत्पादन करके आपको जो है लगान देंगे। तो अगर मान लीजिए कि भाई किसी ने ली ज़मीन किराए पर, तो वंशानुगत अधिकार भी मिला उन्हें, ठीक है, कि पिताजी के पास ज़मीन है किराए की, तो उनके बेटे को भी वो ज़मीन मिली। और अगर नियमित किराया वगैरह दे रहे हैं तो किराएदार जो है उन्हें भूमि से बेदखल नहीं कर सकते, जैसे पहले करते थे कि जो भाई ज़मींदार को गुस्सा आ गया, ठीक है, शोषण किया किसी तरीके से, और वो किसान से ये कहा कि ये काम कर दो तुम हमारे किराएदार हो, किसान ने नहीं किया तो कहा कि ठीक है तुम्हारी ज़मीन जा रहे हैं हम उठा के किसी और को दे देंगे। लेकिन जब ये एक्ट आ गया तो इसमें लिखा गया कि भाई अगर किसान जो है वो समय पे आपको किराया लगान दे रहा है तो आप उसकी ज़मीन नहीं छीन सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस एक्ट के ज़रिए से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला किसानों को कि चलो ठीक है भाई, अब ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती और काम नहीं करवाएँगे। होता नहीं कि ऑफ़िस आप गए वहाँ पे काम कर रहे हैं प्राइवेट जॉब में, तो जो बॉस होते हैं वो अपने घर का भी काम करवाने लगते हैं कि जाओ मेरी पत्नी को केक दे आओ, जाओ उसके लिए चॉकलेट ले आओ, जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। जबकि काम आपका क्या है, काम आपका कंप्यूटर पे है, जाओ उसको छोड़ के आओ। तो ये वाले काम जो होते हैं, तो इसी तरीके ज़मींदार भी किसानों का शोषण करते थे। तो टेनेंसी एक्ट आने से ये फ़ायदा होता है। 1822 में आया, बंगाल टेनेंसी एक्ट पूछ ले या काश्तकारी अधिनियम पूछ ले तो खटाक से आप 1822 लगा देंगे। इसके साथ और भी ध्यान रखना, जैसे आपका जो 1816 में क्या होता है, सुगोली की संधि होती है, ठीक। सुगोली की संधि क्यों होती है सुगोली की संधि? क्योंकि जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच में होता है, और लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड था, क्या लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1813 से 23 तक। तो कहीं ना कहीं टेनेंसी एक्ट भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही आता है, ये भी ध्यान रखना। कल को पूछ ले टेनेंसी एक्ट किस जो है गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, बस सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना, आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। देखिए यहाँ पे मैं इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में बता दूँ, 1883 में ये जो है बिल लाया जाता है और इसका एक ही मकसद होता है, मतलब लॉर्ड रिपन साहब होते हैं 1880 से 84 तक, तो उन्हीं के टाइम पीरियड में 1883 में लाया जाता है। इसलिए लाया जाता है क्योंकि इनका मकसद था कि जो आपके यूरोपीय नागरिक हैं वहाँ पे, ठीक है, भारत में जो यूरोपीय नागरिक रह रहे थे, तो उनकी जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय न्यायाधीश भी करें। लेकिन यूरोपीय नागरिकों को ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था भाई हम गोरे लोग हैं, हमारी सुनवाई अभी भारतीय न्यायाधीश करेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बहुत तगड़ा वाला विरोध करते हैं, फिर ये होता है कि वायसराय को इस बिल को वापस लेना पड़ता है। और ये जो बिल लागू हुआ था 9 फरवरी 1883 को लागू हुआ था। एक तरह का फौजदारी, मतलब एक ही फौजदारी कानून होगा सबके लिए, तो ये था। और इससे पहले जो आपके थे 2 तरह के कानून चलते थे, लेकिन जब वापस हो गया फिर से वही चीज़ें हो गई, तो सी होगा। 118 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय आपके थे लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन जो थे आपके 1855 से 58 तक थे। उसके बाद में फिर जो है
59 से 65 तक फिर से रहते हैं। तो फिलहाल आपको यही याद रखना कि 1857 के समय कौन थे, तो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। राजा राम मोहन राय के संबंध में गलत कथन कौन सा है? उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकदम सही बात है, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। 1809 में जो उनकी किताब आती है तोहफात उल मुहाउद्दीन, तोहफात उल मुहाहिदीन, ठीक, ये फारसी भाषा में इन्होंने लिखी थी और इसमें जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। एक ही शुरुआत को सब धर्मों का मूल बताया था, ठीक है। तो पहला कथन सत्य है, एक ही शुरुआत को सब धर्मों का मूल बताया, ये भी सत्य है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ये भी सत्य है। तीनों तो सत्य है, कौन सा कथन गलत है? कोई नहीं गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका डी राइट आंसर होगा। इसके साथ ही 1814 से 15 में ये जो है आत्मीय सभा का गठन करते हैं, ठीक, आत्मीय सभा। और इसके साथ ही जो है 1828 में ब्रह्म सभा का गठन भी करते हैं, ब्रह्म सभा का गठन भी करते हैं 1828 में। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये भी रहते हैं उसमें। और उस समय जो अधिनियम था इसका 17 था। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और अकबर द्वितीय के लिए जो है पेंशन की वकालत करने ये ब्रिटेन गए थे। निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है? ठीक है, जो अतीत था और जो भविष्य है उसके बीच जो सेतु का काम किया वो राजा राम मोहन राय ने किया। क्यों किया? क्योंकि भाई एक हिसाब से आप सती प्रथा को उठा लो, सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित करवाया किसने? राजा राम मोहन राय ने। पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, ठीक है। जो धार्मिक सुधार लेकर आए वो भी राजा राम मोहन लेकर आए। तो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के बीच इन्होंने काम किया, तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि आधुनिकता इन्हीं के हिसाब से आई थी, मतलब इन्हीं के समय से। तो डी राइट आंसर होगा। यंग बंगाल आंदोलन जो आपका होता है, ठीक, यंग बंगाल आंदोलन वो 1828 में आपके हेनरी विवियन डेरोजिए के समय में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती के बारे में पता ही आपको, ठीक है। 1875 में आर्य समाज का गठन। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन में जाते हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था, ठीक है। जो कमल होता था वो एक सैनिक दूसरे सैनिक तक पहुंचाता था, एक सैनिक की टुकड़ी दूसरे सैनिक तक पहुंचाती थी लड़ाई लड़ने के लिए। रोटी जो होता था एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1828 में। अभी मैंने बताया था हेनरी विवियन डेरोजिए, इन्होंने ही किया था। 1824 अगर बात करें तो 1824 से 26 के बीच में क्या होता है? बताइए क्या होता है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, बर्मा युद्ध। और इसी के तहत यंडाबू की संधि होती है, यंडाबू की संधि होती है 1825 में, ध्यान रखना। और किसको पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है? तो जो पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है वो कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, क्योंकि इन्होंने पश्चिमी भारत में धार्मिक सुधार किए, ठीक, बहुत काम किया। जैसे सुकरात ने ग्रीस में किया था वैसे इन्होंने पश्चिमी भारत में बहुत ही ज़्यादा धार्मिक सुधार किए। 124 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? दयानंद सरस्वती के संबंध में गलत कथन है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम नरेंद्र था, तो यही आपका गलत हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर नाम था, ठीक है। 1824 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी में हुआ था, गुजरात के मोरबी में होता है इनका जन्म, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इन्होंने क्या किया था भाई? 1875 में ये जो है आर्य समाज का गठन करते हैं। 1874 में ये जो है संस्कृत भाषा में अपना सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो ये आपका गलत है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, सही है, 1874 में लिखा। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा, ये भी सत्य है। इन्होंने मथुरा के स्वामी ब्रजानंद से वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सत्य है। और जो इन्होंने आर्य समाज का गठन किया 1875 में, कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था मुंबई में, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए होगा। 125 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने कब अमेरिका के शिकागो शहर के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया?
तो देखिए जो स्वामी विवेकानंद होते हैं ना, ये आपका भाग लेते हैं 1893 में, ठीक है, शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा है, उसमें जाते हैं और जो है मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर इस तरीके से बढ़िया तरीके से जो है भाषण देते हैं और सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं, बहुत देर तक तालियां बजती हैं, इतना मान के चलिए। और 1897 में जो है ये क्या करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने ही किया था, मतलब किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो ग्रंथ लिखा था जो है संस्कृत में, तो इसी में सबसे पहले इन्होंने स्वराज शब्द का जिक्र किया था। महादेव गोविंद रानाडे पश्चिमी भारत का सुकरात, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पिता, या जो है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। 127 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई लिंडसे आयोग मुख्यतः किससे संबंधित है, तो लिंडसे आयोग जो होता है वो आपके प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित होता है। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है उच्च शिक्षा, तो कभी उच्च शिक्षा ना दे ऑप्शन में, प्रौढ़ शिक्षा दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हायर एजुकेशन की बात जहाँ पे होती है तो लिंडसे आयोग उसी के लिए बना था। और कब बना था, 1929 में, कभी मिलान में आ जाए तो 1929 आपको ध्यान रखना है कि लिंडसे आयोग कब बना, 1929 में बना। किस लिए बना, प्रौढ़ शिक्षा की सिफारिश के लिए बना कि भाई जो आपकी उच्च शिक्षा होगी वहाँ पे शिक्षण का पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण की विधियाँ क्या होगी, शिक्षक जो होंगे उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें लिंडसे आयोग से संबंधित हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। अब देखिए एनी बेसेंट के संदर्भ में गलत कथन क्या है, ठीक है, तो एनी बेसेंट का जो जन्म हुआ था ना 1847 में होता है, मतलब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, उसके 100 साल पहले एनी बेसेंट का जन्म हो गया। कहाँ हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था, ठीक है, आयरलैंड में इनका जन्म होता है। और ये 1893 में भारत आती हैं, कब आती हैं, 1893 में। और जब ये 1893 में भारत आती है तो 1898 में जो है क्या करती हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी बनारस में करते हैं, जो आगे चल के 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहलाता है। तो 1898 में इन्होंने क्या किया भाई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1917 में जो आपका कोलकाता का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी करती है। तो यहाँ क्या है, इन्हें द्वितीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हो, गलत है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। दूसरी जो थी वो सरोजनी नायडू थी कानपुर से 1925 में, लेकिन ये 1917 में कलकत्ता की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस कमेटी की। और इनका जन्म आयरलैंड में हुआ, सही है। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना से संबंधित है, सही है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नाम के 2 समाचार पत्र इन्होंने निकाले थे, ये भी सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए होगा क्योंकि यही कथन गलत है। 129 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का जो ब्रह्म समाज कहा जाता है वेद समाज को कहा जाता है। ये आपका 1864, ठीक है, कहाँ, मद्रास चेन्नई से संबंधित है, ठीक है। और यह जो है आपका वेद समाज जो था एकेश्वरवादी संगठन था, जो जात भेदभाव को समाप्त करने, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे आया था। और मद्रास चेन्नई में इसका जो है गठन होता है, ये भी ध्यान रखना। और ब्रह्म समाज इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करोगे तो 1875 में इसकी स्थापना होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और 1882 में ये मद्रास के अड्यार में इसकी स्थापना होती है। 130 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एनी बेसेंट ने भारतीयों के सुशासन की मांग को लेकर किसके साथ 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। तो जो होम रूल आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट ने, वो किसके साथ चलाया था, बाल गंगाधर तिलक के साथ चलाया था। जो एनी बेसेंट होती हैं, ठीक है, एनी बेसेंट जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये जो है अप्रैल 1916 में बेलगांव पुणे में जो है ये स्टार्ट करते हैं। और जो एनी बेसेंट होती है वो सितंबर 1916 में मद्रास में करती हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक पहले करते हैं, ठीक है, स्टार्ट जो होम रूल होता है, मतलब स्वशासन जिसे कह सकते हो। वहीं जो एनी बेसेंट होती हैं सितंबर 1916 में करते हैं। इसमें जो यही होता है कि भाई भारत में जो है शिक्षा होनी चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक सुधार
होना चाहिए और उसी के माध्यम से हमें स्वराज की मांग को रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं होम रूल में। तो 131 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के कार्य करने की अवधि को 11 घंटे से कम करके 9 घंटे कर दिया गया। मतलब पहले 11 घंटे काम करवाते थे तो 9 घंटे किया गया। साथ ही 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीनों की व्यवस्था पर जोर दिया गया। तो ये कौन सा कारखाना अधिनियम था? तो ये था 1946 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। देखिए कारखाना अधिनियम लगातार आते रहते हैं। जो सबसे पहला कारखाना अधिनियम आया 1881 में आया। तो किसका टाइम पीरियड था? लॉर्ड रिपन का था। तो लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया। अब कारखाना अधिनियम लाया क्यों जाता था? क्योंकि जो कारखाना होता है वहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, तो उनकी फैसिलिटी के लिए कि भाई जो है क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट एड होना चाहिए, मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप भी नौकरी करते हैं तो आपको इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है, इतना टाइम फिक्स होता है कि ठीक है 10 से 5 तक जॉब करनी है, 10 से 6 तक करनी है, नहीं कि 10 से 10 कराओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आपका 11 घंटे से 9 घंटे किया गया और 200 से अधिक श्रमिकों वाली जगह पे कैंटीन की व्यवस्था, ये आपके 1946 के कारखाना अधिनियम से होता है। वहीं 132 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जगदीशपुर आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो बिहार में अल्टीमेटली पूछ रहा है बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। और कुंवर सिंह के साथ में अमर सिंह थे, ठीक, दोनों भाई मिल करके कर रहे थे तबाही। मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये आपके अवध से थे और लियाकत अली जो थे आपके कहाँ से थे? इलाहाबाद बनारस से। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो पता है भाई 1883 में आता है। तो उस समय किसका था? लॉर्ड रिपन का था, 1880 से 84। लॉर्ड लिटन देखोगे तो 1876 से 80 है, ठीक है। लॉर्ड डफरिन देखोगे तो 1884 से 88 है, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक देखोगे तो 1872 से 76 है। तो इनके सबके टाइम पीरियड याद रखना है आपको। जो नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही आता है, ठीक है। और डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह आता है। और कारखाना अधिनियम जो होता है ये लॉर्ड रिपन के समय आता है। 134 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए, देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, ये आपका सत्य है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सत्य है। और प्रेस एवं साहित्य की भूमिका में भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका 19वीं सदी का अंतिम चतुर्थांश था, अंतिम चतुर्थांश कह लो कि जो 1975 से जो है 1875 से 1900 तक का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का जो उत्थान हुआ, ठीक है, राष्ट्रीयकरण का उत्थान हुआ, तो उसमें क्या क्या चीज़ भागीदारी थी? तो ये सभी थी। लिटन द्वारा जो है प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेचुअरी सिविल सर्विसेज जो एक्ट लाया गया, ठीक है, वैधानिक जनपद सेवा का एक बिल लाया गया। उसमें कहा गया कि देखो, जो आपकी सिविल सेवा में जो है परीक्षा देने की उम्र सीमा है उसको हम 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर देंगे। ये उसी तरीके से है कि आज की डेट में अगर पीसीएस की आप परीक्षा देते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष आपकी है और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी उम्र सीमा है। और ये कहा जाए कि भाई जो मैक्सिमम 40 वर्ष है उसे हम कर देंगे 20 वर्ष। कहने का मतलब ये है, मतलब घटा दी उम्र सीमा। तो ये काम किया था लॉर्ड लिटन ने किया था और 1878 में किया था। इसके साथ ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आए थे और इनका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1876 से 80, यही था इनका टाइम पीरियड। इनके जस्ट पहले 1872 से 76 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, उसके पहले लॉर्ड मेयो थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आता है उसे निरस्त करते हैं कौन? लॉर्ड रिपन करते हैं। ये सब लाने का इनका एक ही लक्ष्य था कि भाई जो पार्टिसिपेशन है भारतीयों का, ठीक है, सिविल सेवा में वो कम हो जाए, ज़्यादातर अंग्रेज ही जो है अधिकारी बने। और इसमें भारतीयों के प्रति भेदभाव इनका पूरा दिखता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये आपका 136 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम आपको बताना है। अब सिख गुरुओं का कालक्रम आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता हो भाई कौन से गुरु पहले आए, कौन से आखिरी में आए।
देखिए 4 गुरुओं के नाम आप पहले याद रखेंगे। सबसे पहले गुरु नानक होते हैं, गुरु नानक जी होते हैं, ठीक है। गुरु नानक के बाद में उन्हीं के शिष्य थे लाहड़ा, लाहड़ा को ही अंगद कहा जाता है, गुरु अंगद, ठीक। गुरु अंगद देव होते हैं। उसके बाद में अमरदास, अमरदास के बाद में रामदास। तो इन चारों को ध्यान में रखें। गुरु नानक, नानक के बाद अंगद देव, अंगद से आ ले लेंगे तो अमरदास बन जाएगा नीचे, और अमरदास से दास ले लेंगे तो नीचे रामदास बन जाएगा। तो ये 4 लोग शुरुआत के हैं। उसके बाद आपको याद रखना है 5वें और 6वें गुरु का नाम। वो थे आपके गुरु अर्जुन देव, ठीक है, ये 5वें गुरु थे। और 6ठे गुरु थे हरगोबिंद जी, ठीक है, हरगोबिंद जी थे, ये 6वें गुरु थे। तो आपने 5वें 6वें गुरु का नाम याद कर लिया। इसके बाद में आपको याद करना है किसे, इसके बाद में 7वें गुरु गुरु हरराय थे, और उसके बाद में 8वें गुरु गुरु कृष्ण थे, हरि कृष्ण जी थे। और 9वें गुरु थे आपके तेग बहादुर, तेग बहादुर थे। और 10वें गुरु थे आपके गुरु गोविंद। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। 9वें 10वें याद कर लो, उधर आपके 4 और बीच में 2। तो यहाँ देखिए नानक देव तो पहले हैं, एकदम सही बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। रामदास, अमरदास के बाद नहीं आएंगे, अमरदास के बाद में आते हैं रामदास, ठीक है। राम अमरदास पहले आएंगे, रामदास बाद, अंगद देव और पहले आएंगे। गुरु नानक के जस्ट बाद अंगद देव होने चाहिए, गलत है। तेग बहादुर, तेग बहादुर के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको पता है भाई कौन आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं। तो यहाँ तो पूरा गलत है, क्योंकि 3 गुरु नहीं हुए, लास्ट में एक ही होगा। गुरु नानक, उसके बाद अंगद देव हैं, एकदम सही है। उसके बाद में अमरदास यहाँ दे दिया, अमरदास और रामदास आगे पीछे हैं, अमरदास पहले उसके बाद रामदास। तो अर्जुन देव 5वें नंबर पे हैं, गलत हो जाएगा। अमरदास, रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर, सही है। अमरदास जो है आपके 3रे नंबर के गुरु हैं, रामदास 4थे, अर्जुन देव 5वें, तेग बहादुर 9वें। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सब क्रोनोलॉजी याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। देखिए गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी वो आपके गुरु अंगद देव ने लिखी थी। गुरु अंगद देव को लेहड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इनका उपनाम लेहड़ा था जब शिष्य बने ये जो है गुरु नानक के। और इन्होंने गुरु नानक की जो भी शिक्षाएं थी उनको संकलित किया, और जन्म साखी के नाम से इनकी शिक्षाएं प्रचलित हैं। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी, गुरु अंगद देव ने। वहीं जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने जो खुसरो थे, जहांगीर के बेटे थे, उनकी सहायता की थी, और उन्हीं की सहायता के चलते फिर जो है अर्जुन देव को बहुत सारी यातनाएं देकर जहांगीर जो है मरवा देते हैं, और लाहौर में मरवाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। 138 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद के निजाम ने किए, अवध के नवाब ने, मैसूर के राजा ने, बंगाल के नवाब ने। देखिए जो आपके हैदराबाद के निजाम होते हैं, सबसे पहले 1798 में यही जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकर कौन आता है, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आते हैं, 1798 में लेकर आते हैं। और इसका एक ही लक्ष्य होता है कि ब्रिटिश सैन्य संरक्षण के बदले सभी भारतीय राजाओं को, भारतीय रियासतों को जो है अपने कब्जे में लेना, ठीक। और मुख्य शर्तें इसमें क्या क्या होती है, जो भी सहायक संधि होती है इसमें यही होता है कि भाई भारतीय शासक जो होंगे, जो आपकी सहायक संधि होती है इसमें जो मुख्य शर्तें होती हैं कि भाई भारतीय शासक जो भी हैं, ठीक है, वो ब्रिटिश सेना रखेंगे, और उनके खर्चे का भुगतान वो खुद करेंगे। मतलब सेना आपको हमारी रखनी है, और ब्रिटिश लोग होते थे वो सेना में भर्ती किसे करते थे, भर्ती भी हमारे लोगों को करते थे, ठीक है। मतलब कुछ परसेंटेज उनके अपने लोगों का होता था, ज़्यादातर जो है भारतीय सैनिक होते थे। उनको भर्ती करके उसके बाद राजा को पकड़ा देते थे, राजा ऐसा है, देखो हमारी ये सेना है, इसे तुम रखो, इसका खर्चा भी तुम दो। और दूसरी बात ये कहते हैं कि देखो भाई जो भी है तुम सेना रख रहे हो ना, किसी दूसरे राज्य पर तुम हमला नहीं कर सकते हो बिना हमारी अनुमति के। हाँ, हमारी कहीं से लड़ाई होगी तो तुम्हें पूरी सेना भेजनी पड़ेगी, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो ये वाला सिस्टम होता है, इसके बदले में हम तुम्हें बाहरी राज्यों से सुरक्षा देंगे। तो हैदराबाद सबसे पहले करता है, 1798 में कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में अवध के नवाब जो होते हैं वो 1801 में जो है संधि करते हैं, और इसके बदले में सुरक्षा के बदले इलाहाबाद, रोहिलखंड, दोआबाद क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप देते हैं।
मैसूर के राजा जो होते हैं टीपू सुल्तान, वो तो नहीं करते सहायक संधि, मतलब 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कृष्णराज उड्याल जो तृतीय होते हैं वो भी जो है कर लेते हैं किससे सहायक संधि, ये कर लेते हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि। वही 1800 का टाइम पीरियड होता है। वहीं अगर बंगाल के नवाब की बात करोगे तो भाई ये क्यों करेंगे सहायक संधि, 1765 में ही अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है इस पे बक्सर के युद्ध के साथ में, तो इनको जो है सहायक संधि की क्या जरूरत भाई, यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण किसका है, अंग्रेजों का है, तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ राइट आंसर आपका डी होगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो भाई जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कब होती है ये, 1792 में। सबसे पहले जो होती है वो मद्रास की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1769 से 72 तक होता है, तो उसमें मद्रास की संधि होती है, उसमें हैदर अली जीत जाते हैं। उसके बाद में जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 में, तो 1784 में मंगलोर की संधि होती है। तो मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला, तो लॉर्ड जो क्लाइव थे ना वो आते हैं सबसे पहले, तो 1765 में जो है बंगाल में द्वैध शासन लगा देते हैं और ये 1772 तक चलता है। और लगाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन मिटाते कौन है, वारेन हेस्टिंग, तो यहाँ राइट आंसर होगा सी। 141 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्याधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। दूसरा कथन है कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तीसरा आपका है कि एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो देखिए 1757, अगर आप एकदम बढ़िया वाली डेट जानते हैं तो 20 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, और इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। कठपुतली नवाब होते हैं मीर जाफर, जो कि अंग्रेजों के जो है इशारे पे काम करते हैं। तो इसमें आपका क्या है, इसने फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, नहीं, फ्रेंच से कोई मतलब ही नहीं। और एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया, नहीं। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, नहीं, बल्कि सिराजुद्दौला मारे गए क्योंकि सभी लोगों ने विश्वासघात किया। और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जो कि आगे चल के बक्सर का युद्ध होता है 1765 में, तो एकदम बढ़िया तरीके से बंगाल पे पूरा कब्जा हो जाता है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो देखिए अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया वो आपके किसने किया, मराठाओं ने किया। क्यों, क्योंकि 1775 से लेकर के, ठीक है, 1775 से लेकर के 1818 तक जो है युद्ध चलता है पूरा। आप सोच सकते हो कितना लंबा टाइम पीरियड है, 25 10 35 5 40 42 साल युद्ध चलता है अंग्रेजों का और मराठों का। इसमें जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है आपका 1775 से 82 में होता है, साल भाई की संधि होती है। फिर दूसरा 1803 से 5 में होता है, इसमें बहुत सारी संधियाँ होती हैं। उसके बाद 1817-18 में होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो मराठों से, डी राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं आपको बताना है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सही है भाई, 1793 में लाते हैं, ठीक है, 22 मार्च 1793। और इसमें ये होता है जमींदारों को पूरा सौंप दिया जाता है, भाई अब तुम मालिक हो जमीन के। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ठीक है, 1798 में जो है आपका हैदराबाद सहायक संधि प्रणाली को अपनाता है। और उसके बाद में अवध 1801 में। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1803 से 5 में होता है। इस समय टाइम पीरियड किसका था, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन ये रही है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो जो आपके गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने जहांगीर के बेटे होते हैं खुसरो, तो ये भाग जाते हैं, फिर भाग जाते हैं तो फिर इनको गुरु मिल जाते हैं अर्जुन देव, तो कहते हैं भैया हमें शरण दो, तो गुरु अर्जुन देव इनको शरण देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, पैसा देते हैं, सहायता करते हैं,
और इसी सहायता के चलते जहांगीर को पता चलता है भाई किसने सहायता की, गुरु अर्जुन देव ने की। तो गुरु अर्जुन देव को जो है पकड़ लिया जाता है, उन्हें बहुत कठोर यातनाएं दी जाती है और लाहौर में उन्हें शहीद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले सिख गुरु जो कि शहीद होते हैं वो गुरु अर्जुन देव थे। इसके बाद तो एक परंपरा सी चल जाती है, गुरु तेग बहादुर को जो है मार दिया जाता है। बंदा बहादुर जो होते हैं वो तो खैर गुरु नहीं होते, लेकिन वो भी सिख होते हैं, उन्हें भी मारा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। देखिए महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात करोगे, ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है 1799 से 1839 तक होता है। सिख साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं और सबसे शक्तिशाली शासक भी थे। इनकी मृत्यु 1839 में होती है और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके जो पुत्र होते हैं खड़क सिंह को गद्दी मिलती है, लेकिन इनका ज़्यादा समय तक टाइम पीरियड नहीं होता, बहुत ही अल्पकालिक और अस्थिर शासक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके दरबार में बहुत सारा षड्यंत्र चला करता है और षड्यंत्र के चलते जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनके पुत्र नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठते हैं और नौनिहाल सिंह भी रहस्यमयी परिस्थितियों में शीघ्र ही चल बसते हैं। उसके बाद में शेर सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं और फिर सत्ता संघर्ष चालू होता है और फिर 1849 में जो है पंजाब पर किसका कब्जा हो जाता है? अंग्रेजों का। पंजाब की संधि कब होती है? 1849 में होती है पंजाब की संधि। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि पंजाब की संधि कब हुई? 1849। और क्रम याद रखना कि रणजीत सिंह, उसके बाद खड़क सिंह, फिर आपके नौनिहाल सिंह, फिर आपके शेर सिंह। तो यहाँ ये होगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये की थी मीर कासिम ने। देखिए मीर जाफर को ये गद्दी पर बैठाते हैं सिराजुद्दौला को मारने के बाद में। जो आपके अंग्रेज होते हैं कहते हैं मीर जाफर ने तो हमारा साथ दिया है और दगाबाज इंसान है ही, तो मीर जाफर को गद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन मीर जाफर बहुत ही ज़्यादा अयोग्य शासक होता है, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम को ये गद्दी पर बैठाते हैं। तो मीर कासिम जो है वो मीर जाफर को हटा करके गद्दी पर बैठता है और अंग्रेज ही बैठाते हैं। सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, अब मीर कासिम को मौका देते हैं। तो मीर कासिम जो होता है अंग्रेजों की सभी चाल से परिचित था, तो वो जो है कहता है देखो ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही मुर्शिदाबाद में, हम राजधानी मुंगेर रखेंगे। तो मीर कासिम करता है ये, और ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ रहकर ये स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाता है। और मीर कासिम ने मुंगेर में जो है आधुनिक तोपखाना, हथियार कारखाना वगैरह भी लगाया कि अब अंग्रेज आते हैं तो उनको बताते हैं। लेकिन फिर अंग्रेज को समझ में आ जाता है भाई ये बंदा गलत बैठा दिया हमने। तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है भयंकर वाला, और फिर उसमें जो है ये शुजाउद्दौला के साथ मिल करके मीर कासिम लड़ते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ते हैं, लेकिन फिर जो है हार जाते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ गुरुद्वारा की अगर बात करोगे, महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़, ठीक है, और इसे हुजूर साहिब भी कहा जाता है, ठीक है, हुजूर साहिब कहा जाता है, हुजूर साहिब कहा जाता है। और यह स्थान पवित्र माना जाता है क्योंकि यहीं पर 10वें जो आपके सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनकी जो है शहादत होती है और अंतिम सांस लेते हैं 1708 में। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 में अवधि है, सूची 2 में युद्ध है, तो यहाँ मिलान करना है। 1767 से 69 जो आपका होता है, ये क्या होता है? ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है? नहीं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, 1775 से 82 होता है, ठीक है, साल भाई की संधि होती है। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें मद्रास की संधि वगैरह होती है, तो ये गलत हो जाएगा। 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये आपका सत्य है क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के तहत होती है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी आपका सत्य है, यंडाबू की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ स्प्रिंट है फिलहाल, लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है ये कब होता है? ये आपका होता है 1848 से 49 में, और जो 1845 से 46 में होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो यहाँ 2 और 3 ही सुमिलित हैं, तो डी राइट आंसर होगा। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? देखिए जो टाइम पीरियड था 1707 तक तो आपके औरंगजेब थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जहादर शाह, जिन्हें लंपट मोर कहा जाता है, वो गद्दी पर बैठते हैं, और उसके बाद में आपके फारुख सियार आते हैं,
फ़र्रुखसियार के बाद में आपके मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो टाइम पीरियड होता है 1719 से 48 तक होता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। लेकिन इन्हीं के समय में बहुत ज़्यादा राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे आपका अवध हो जाता है, ठीक है, अवध स्वतंत्र हो जाता है 1722 में। सादत अली खान जो है स्वतंत्र नवाब होते हैं पहले। हैदराबाद भी स्वतंत्र हो जाता है 1724 में। और जो है निजामुल मुल्क होते हैं यहाँ के। भरतपुर आपके जाट शासक जो बदन सिंह थे, बदन सिंह, ये भी 1722 में ही इसको स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। रुहेलखंड जो है अली मोहम्मद खान जो होते हैं वो इसकी स्वतंत्रता करते हैं। फर्रुखाबाद बंगस पठान जो होते हैं, मोहम्मद खान बंगस, वो करते हैं। तो यहाँ जो है मोहम्मद शाह रंगीला होगा। तो यहीं पर लेक्चर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मन लगा के पढ़ाई करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।